हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथमेटिक्स का नया टॉपिक डिटर्मिनेंट। सो व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन। डिटर्मिनेंट हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट इज एन ऑल्टरनेट मेथड टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन। सो डिटर्मिनेंट एज सच क्या है? डिटर्मिनेंट इज सिंपली एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे? जैसे आपने पढ़ी होंगी एक्सप्रेशन, हम जानते हैं 2 × 4 + 6। सो दिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होता है? डाटा होता है, ऑपरेशन होते हैं। दो टाइप की एक्सप्रेशन होती है जनरली अपने पास। कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। एवरी एक्सप्रेशन हैज सम वैल्यू, तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो दैट इज ए कांस्टेंट एक्सप्रेशन। या फिर हमारे पास वेरिएबल एक्सप्रेशन भी हो सकती है 3x + 4y। दिस इज ए वेरिएबल एक्सप्रेशन। जैसे ही हम x और y की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। ये जैसे इसकी वैल्यू क्या है? 4 × 2 8 + 6 14। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 14 है और ये एक्सप्रेशन हमारी वेरिएबल। सो एक्सप्रेशन हैज वैल्यूज, सिमिलरली डिटर्मिनेंट है आल्सो हैज वैल्यू। तो अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज एन ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सप्रेशंस। अब हमें ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम एक्सप्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो फिर डिटर्मिनेंट की जरूरत क्या है? जब मैथमेटिशियन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर काम कर रहे थे, सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं हम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो दोनों मिलाकर अब एक सिस्टम बन रही है। हम इसे कहते हैं दिस इज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें दोनों लीनियर इक्वेशन है तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे निकालें? जो पहला मेथड है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन को हम, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन b2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड को b1 से, और हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या आएगा? a1 b2x + b1 b2y = c1 b2। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा a2x b1 a2x + b1 b2y = c2 b1। अब दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी c1 b2 - b1 c2 अपॉन a1 b2 - a2 b1। ये, और फिर हमें सिमिलरली y की वैल्यू भी मिल जाएगी। y की वैल्यू कैसे आएगी? मैं पहली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी इक्वेशन को हम a1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस बार क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू देखो, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है अब a2 से और दूसरी इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी y की? a2c1 - a1c2 अपॉन a2b1 - a1b2। ये वैल्यू आ जाएगी। से मुझे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मेरे पास एक तरीका यह है ना कि मैं ये एक्सप्रेशन अपनी लर्न कर लूँ कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो मैं उसके लिए एक्सप्रेशन लर्न कर लेता हूँ। हर बार मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड या एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। चीज़ों को अगर फास्ट करना है तो मैं डायरेक्टली ये लर्न करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है, 6 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर c1 की जगह गलती से मैंने c2 लिख दिया तो पूरे का पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो जब एक्सप्रेशंस में, ये भी एक्सप्रेशन है ना, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब कांस्टेंट है, सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ जाएगी। तो जैसे ही मैं इनकी वैल्यू चेंज करूंगा मेरे पास अलग अलग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा और मेरे अलग अलग सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन को याद रखना मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो इन एक्सप्रेशंस को याद रखना मुश्किल हो जाता है। अभी तो सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, अगर मैं इसे 3 इक्वेशन कर लूँ ऐसे भी, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 and a3x
प्लस B3y प्लस C3z दिस इज इक्वल टू D3। तो ये दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। यहाँ पर 3 वेरिएबल है x, y और z। हमारे पास 3 इक्वेशंस है, तो 3 इक्वेशंस 3 अननोन, इनको सॉल्व करके हम x, y, z की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जब आप x, y, z की वैल्यू निकालोगे तो कितने अननोन है यहाँ पर a, b, c, d, तो 12 अननोन्स हैं। जो x, y, z की वैल्यू होगी वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और उसको याद रखना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस वजह से कि जब एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स बहुत बढ़ जाती हैं तो तब एक्सप्रेशंस को याद रखना या उन्हें मैनिपुलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैनिपुलेट कर पाना मतलब कि मुझे एक्सप्रेशन के फैक्टर करने हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जो हमारा सिंपल मेथड है एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, उसके थ्रू हम एक्सप्रेशंस को अच्छे से मैनिपुलेट नहीं कर पाते, इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाते। तो इन द डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, जिसकी हेल्प से ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इसमें 4 वेरिएबल कर दें और 4 इक्वेशन डाल दें, अगर आप सिंपल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम देखेंगे आगे कि डिटर्मिनेंट मेथड से हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ेंगे, जो हमारा बेसिक मेथड है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन वाला, अगर 2 वेरिएबल हैं तो सॉल्व करना आसान था। लेकिन अगर नंबर ऑफ सॉल्व करना आसान था किस मेथड से, जो हमारा बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का या जो एलिमिनेशन वाला मेथड है उससे सॉल्व करना आसान है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ेंगे एक्सप्रेशन में, तो जो हमारा बेसिक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वहां से इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता जाता है। तो इसलिए नया टूल बनाया गया, नया मेथड बनाया गया इक्वेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट इसी दौरान जब मैथमेटिशियन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर काम कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो उन्हें इस टाइप की बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस मिल रही थी। तब उन्होंने कहा कि हम कोई नया टूल बनाते हैं जिससे हम इस टाइप की एक्सप्रेशंस को, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को ईजिली डील कर सकें। और जितना अच्छा हमारा टूल होगा तो उतना ही बढ़िया हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएंगे, उतनी ही आसानी से हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल मेथड पहले एलिमिनेशन मेथड था हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, और फिर हम मैट्रिक्स मेथड भी पढ़ेंगे टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट नाउ? डिटर्मिनेंट इज एन ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, because every expression has a value, so determinant also has a value। तो 2 स्टेप प्रोसेस है डिटर्मिनेंट को सीखना। पहले हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और फिर देखेंगे कि उसको एक्सपेंड कैसे करना है, मतलब उस जो हमने फॉर्म रिप्रेजेंट कर दी है अब उस फॉर्म से वैल्यू कैसे निकालनी है हमें एक्सप्रेशंस की। तो 2 तरीके हम इसमें सीखने हैं। पहले तो कैसे हम एक्सप्रेशंस को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दूसरा अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालें, एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालें। तो पहले हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज एन ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। कुछ लोग ऐसे भी क्या देते हैं, डिटर्मिनेंट इज सिंपली ए नंबर, क्योंकि फाइनली उसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अब अगर मैं एक्सप्रेशंस की बात करूं तो डिटर्मिनेंट में ये जो सिंपल एक्सप्रेशंस है, यहाँ पर ये नंबर है हमारे पास 2, 4, 6, जैसे यहाँ पर नंबर है 3, एक नंबर है x, एक 4, एक y, डिफरेंट नंबर्स हैं। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट में जो नंबर होते हैं दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम नंबर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रो और कॉलम। तो हम शुरू करते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे यही एक्सप्रेशन है, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, a1 b2 माइनस a2 b1 को मैं कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? डिटर्मिनेंट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो डाटा इसमें अरेंज होगा वो रोज और कॉलम्स में अरेंज होगा। रो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में डाटा रखेंगे, और कॉलम वर्टिकल लाइन में। तो जैसे यहां पर मैं a1 a2
एंड B1 A1 B2 एंड A2 B1। तो ये मैंने एक, दिस इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर क्या है उसकी भी बात करेंगे, ऑफ ऑर्डर 2। सो इस एक्सप्रेशन को अगर मुझे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इन द फॉर्म ऑफ रोज। तो ये है हमारी एक रो, दिस इज ए रो, रो 1, दिस इज सेकेंड रो, रो 2। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेंगी दे आर कॉल्ड रोज, और जो वर्टिकल लाइन आपको दिखेंगी, वर्टिकल लाइन में जो डाटा है दिस इज कॉल्ड ए कॉलम। तो ये हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम 1, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, दिस इज कॉलम 2। तो इन डिटर्मिनेंट डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम की फॉर्म में हम डाटा रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रो होंगी उतने ही हमारे पास कॉलम होंगे। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां से हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब है नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स भी कह सकते हो आप। तो ये आप पॉइंट नोट करते जाएं। इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो दिस इज ए डिटर्मिनेंट, इसमें कितनी रो है, 1 2 रो है, तो इट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट तो कर दिया हमने, तो ओपन कैसे करना है हमें, ओपन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। ओपन कैसे करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम पहले करते आए हैं। आपने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी, यहाँ पर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड था, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो देखें यहाँ पर हम कैसे इसे ओपन कर लेते हैं भाई। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट। तो A1 B2 माइनस B1 A2। सो दिस इज द मेथड टू ओपन, या फिर क्या देते हैं एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। तो पहले रिप्रेजेंट फिर एक्सपेंड। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 दिस इंटू दिस माइनस B1 इंटू A2 या A2 इंटू B1, कैसे भी लिख दो आप, ये मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन फिर से आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ऑल द 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स। 2 रो होंगी, उसमें 2 कॉलम होंगे। ओपन कैसे करना है, वैल्यू कैसे निकालनी है डिटर्मिनेंट की, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी द वैल्यू। तो अब हम देखें कि अगर भाई यहां से इसी फॉर्म में सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है तो फायदा क्या हुआ फिर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। जब मुझे फाइनली इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू निकालनी है तो फिर मैं क्यों रिप्रेजेंट करूं इस फॉर्म में, पहले डाटा था ही ना इस फॉर्म में। तो अभी हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे हम इन इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और फिर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमें यहां से यहां बहुत ही लास्ट स्टेप में जाएंगे हम, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की, जिसमें हम विदाउट मूविंग टू दिस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम यहीं पर सिंप्लीफाई करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे डिटर्मिनेंट पर। लास्ट में हम जाकर यहां पर ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तब हमारा डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंपल फॉर्म में होगा। एक्सप्रेशन जो बनेगी वो बहुत ही सिंपल बनेगी। सो ये था हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट का। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये वर्टिकल लाइन। तो हमें क्या रखना है, नंबर्स को हमें रो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करना है, और उनको हम इनक्लोज कर देंगे इन दीज वर्टिकल लाइंस। ये मॉडुलस नहीं है भाई, याद रखें सभी बच्चे, ये मॉडुलस नहीं है। हमारा मॉडुलस का सिंबल भी ऐसा ही होता है ना, बट दिस इज नॉट द सिंबल फॉर मॉडुलस। ये हमारी वर्टिकल लाइंस है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। सो हमारी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 6 दैट इज -2। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को। क्लियर है, डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हमें कैसे एक्सपेंड करना है। अच्छा, अगर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है तो हम उसे 2 क्रॉस 2 भी डिटर्मिनेंट बोल देते हैं। 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट
सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो डिटर्मिनेंट में हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, हर एलिमेंट की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है डिटर्मिनेंट में। तो आगे हम देखेंगे कैसे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। तो अगर मुझे ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास से -1 1, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई देखें, तो 0 इंटू 1 -1 इंटू -2, -1 इंटू 2, तो ये हमारा बन गया 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2। सो ऐसे हम 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। हम बोलते हैं वर्ड इज एक्सपेंड करेंगे या ओपन करेंगे। तो दिस इंटू दिस, पहले ये वाला आएगा और माइनस दिस, नहीं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अगर आपने उल्टा लिख दिया। अगर मैं 2 इंटू 3 पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू उल्टी हो जाएगी ना। तो एक्सप्रेशन से डिटर्मिनेंट बनाना है हमें। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक्सप्रेशन थी, तो अब मुझे पता है कि मैं कैसे इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। एक एक्सप्रेशन के कोरोस्पोंडिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। जैसे दिस डिटर्मिनेंट इज आल्सो सेम एज, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a1 b1 a2 b2, तो अभी भी जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे वैल्यू सेम आएगी। a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू देखो सेम है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं b2 a2 b1 a1, अभी भी इसकी वैल्यू सेम है, a1 b2 माइनस b1 a2, b2 इंटू a1 माइनस a2 इंटू b1। तो एक एक्सप्रेशन के लिए आप मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हो, सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम है। ये सभी डिटर्मिनेंट्स हमारे सेम है, इनकी वैल्यू सेम है। फाइनली जब मैं इसे ओपन करूंगा तो इन सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी सेम आ जाएगी। तो एक एक्सप्रेशन के लिए मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन आपकी हो सकती है, मैंने कुछ लिखी, आपने कुछ लिखी, लेकिन फाइनली, और ये ऐसा क्यों है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अभी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। इन दोनों डिटर्मिनेंट में देखो क्या डिफरेंस है। ये जो रो थी वो यहाँ कॉलम बन गई, तो रो और कॉलम एक्सचेंज हो गए। इसकी जो R1 थी वो इसकी C1 बन गई, जो इसकी R2 थी वो इसकी C2 बन गई। इस तरह ऐसा भी कह सकते हो, जो इसका कॉलम 1 था वो इसकी रो 1 बन गया, जो इसका कॉलम 2 था वो इसकी रो 2 बन गया। तो रो और कॉलम एक्सचेंज हो गई, रो एंड कॉलम आर एक्सचेंज्ड, और एक्सचेंज करने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो एक प्रॉपर्टी यही हम बाद में लिखेंगे भी, कि अगर आप डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम्स को एक्सचेंज कर देते हो, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो, तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इससे फैक्टराइज करने में बहुत आसानी मिलती है हमें। इस वाले को देखो आप, इसमें क्या चेंज है, b2a1, तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, यहां पर क्या आ गया हमारे पास, b2a1 b1 b2 b1 b2 और a1 a2, तो ये इधर भी आ गए और फिर ऊपर नीचे भी स्वैप हो गए। तो हम अभी देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि अगर आप दो रोज को एक्सचेंज करते हो या दो कॉलम्स को एक्सचेंज करते हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इससे ये कैसे पहुंचेगा, देखो पहले आप कॉलम को एक्सचेंज कर दो, यहां से यहां पहुंचो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आप रोज को एक्सचेंज कर दो तो आप यहां पहुंच जाओगे 2 स्टेप में, फिर से -1 से मल्टीप्लाई, तो फिर से डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो अभी हम रिप्रेजेंटेशन 2 क्रॉस 2 क्लियर है। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट देखो कैसे बनेगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट, और कैसे हम उसको एक्सपेंड करें। ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वो कैसा होगा, देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और वर्टिकल लाइंस के बीच में डाल दो। सो दिस इज ए 3 ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट, दिस इज ए ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। इसमें 3 रोज हैं, रो 1 रो 2 एंड रो 3, और 3 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ये हमारा
थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आ गया। अब इसे ओपन कैसे करना है, देखो ओपन करने का थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करेंगे। आप फर्स्ट एलिमेंट उठाओ A11 और ये रो और ये कॉलम इग्नोर कर दो। तो जो एलिमेंट आपने उठाया है वो जिस रो में प्रेजेंट है वो रो इग्नोर कर दो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो कॉलम इग्नोर कर दो। तो अगर आपके डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 था तो अब एक आपको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। देखो अगर हम उन्हें इग्नोर कर दें तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा ना। और ये क्या है, इट इज ए 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करना में आता है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, कैसे ओपन होगा ये डिटरमिनेंट। तो पहला एलिमेंट उठाएं हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये रो और ये कॉलम इग्नोर कर दें, ये कॉलम और ये रो इग्नोर कर दें। उसके बाद जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बचा उसकी वैल्यू निकालो, वो क्या होगी A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। फिर माइनस लिखना है माइनस, यही प्रोसेस फिर आगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठाना है A12, फिर से वही प्रोसेस। अब ये एलिमेंट जिस रो में प्रेजेंट है और जिस कॉलम में प्रेजेंट है आपको वो रो और वो कॉलम इग्नोर करना है। तो इस बार कौन सी रो और कॉलम इग्नोर होगा, हमारी फर्स्ट रो इग्नोर हो जाएगी, सो ये इग्नोर हो गई और सेकंड कॉलम भी इग्नोर हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब बचे क्या, A21 A33, अगेन 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बच गया। A21 A23 बीच वाली ये छोड़ दो, तो A21 उसकी वैल्यू क्या आएगी A21 इंटू A33 माइनस A31 ये वाला एलिमेंट इंटू A23, फिर प्लस। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस, पहले प्लस था फिर माइनस और फिर प्लस। अब अगला एलिमेंट उठाना है A13। A13 के साथ अब हमें क्या छोड़ना है, पहली रो और थर्ड कॉलम इग्नोर कर देना है। अब हमारे पास कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा, ये वाला। तो ये डिटरमिनेंट बच जाएगा अब हमारे पास, छोटा डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू निकाल लें A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो ये आ गई हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे इसको एक्सपेंड करना है, रो वाइज। फर्स्ट रो के अलोंग हम कहते हैं कि हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है। तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो या रो 1। तो पहला एलिमेंट उठाया, फर्स्ट रो छोड़ी पूरी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, जो छोटा डिटरमिनेंट बचा है उसकी वैल्यू यहां लिख दो मल्टीप्लाई में, फिर माइनस। सेकंड एलिमेंट उठाओ, ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है, ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम का मेंबर है वो इग्नोर कर दो। अब आपके पास एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बचेगा, 21 इंटू A33 A31 इंटू A23, ये आ गई वैल्यू, फिर प्लस ये। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन अलोंग रो 1। आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते थे, तब भी आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो यू कैन आल्सो एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1। तो तब वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो A11 के साथ तो वही रहेगा, मल्टी प्रोसेस अभी भी सेम है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, बाकी सब कुछ सेम है, बस अब हम कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ये फैक्टर तो एज इट इज A22 A33 माइनस A32 A23, फिर माइनस। इस बार A21 ले लें हम, A21। अब किसको, सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा A12 इंटू A33, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, फिर प्लस। प्लस के बाद ये वाला एलिमेंट, तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग A31। अब ये कॉलम छोड़ना पूरा और थर्ड रो छोड़नी है, तो कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा, ये वाला A1 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट बचेंगे ना, ये वाले, ये 4 बच जाएंगे अपने पास। तो A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू
A13, तो ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जब आप इन्हें ओपन करोगे इनकी वैल्यू डाल के देखोगे एग्जैक्ट वैल्यू जो भी होगी तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, प्रोसेस सेम है। यहां से स्टार्ट करना है, ये प्लस सिंबल साइन जो स्टार्ट करना है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर ये माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। प्लस माइनस हमें कब लेने हैं, जब दो, एक टर्म ये कहता हूं दिस इज वन टर्म, जो पहला एलिमेंट उठाएंगे उसके कोरोस्पोंडिंग, फिर ये अगली टर्म आ गई ये माइनस के साथ और फिर अगली प्लस के साथ। अगर हम से थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम सेकंड को रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम किसी भी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, A13, यहां से थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं अभी, A13 के साथ क्या जाएगा, ये रो गई ये कॉलम गया, तो ये आ जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, फिर माइनस अगला A23 के साथ सेकंड रो छोड़ दो और फर्स्ट थर्ड कॉलम छोड़ दें हम, तो क्या बचेगा A11 इंटू A32, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12, फिर प्लस अब कौन सा बचा A33, तो A33 के साथ क्या आएगा, थर्ड कॉलम इग्नोर करते हैं और थर्ड रो इग्नोर करते हैं, तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो दिस इज द पावर ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो अलग अलग एक्सप्रेशन बन गई और इन सभी एक्सप्रेशन के लिए सेम डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो अगर मैं देखूं कि अलग अलग एक्सप्रेशन है, सभी ये एक्सप्रेशन अलग दिख रही है मुझे, जबकि वैल्यू इसकी सेम है, इसकी इन सभी एक्सप्रेशन की, तीनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम है इस डिटर्मिनेंट के बराबर। सो दिस इज द पावर ऑफ डिटर्मिनेंट कि आप अलग अलग तरीके से फैक्टराइज, यहाँ से आप इसे फैक्टराइज कर रहे हो सीधे ही कि भाई मैं इस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ, डिफरेंट तरीके से आप फैक्टर कर सकते हो। तो हम एग्जांपल लेते हैं 3x3 का या ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, कैसे उसे एक्सपेंड करना है ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को। से 1 0 2 2 1 3 और -1 2 0, इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना है। तो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं भाई, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूं मैं। सबसे पहले उठाएंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, फर्स्ट रो छोड़नी है फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3 फिर माइनस 0। अब जहां 0 आ गया उसके साथ मुझे अगला फैक्टर तो काउंट करने की जरूरत नहीं है ना। अगर यहाँ पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। वैसे आएगा क्या यहाँ पर, ये कॉलम छोड़ना है ये रो छोड़नी है, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 3, तो -1 इंटू 3 करेंगे -1 इंटू 3। तो जैसे मुझे पता चला कि ये 0 है, मैं अब इसे कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि ये तो 0 ही होना है। प्लस 2 इंटू 2 के साथ अब क्या आ जाएगा, देखो थर्ड कॉलम छोड़ना मुझे फर्स्ट रो, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। देखें क्या बनी भाई, ये तो 0 आ गया, -6 -0 और वहां से क्या आएगा प्लस 2 इंटू ये बना हमारा 4 -1 माइनस प्लस, तो 4 + 1 5 इंटू 2, तो ये 5 आ गया था। चलो तो -6 + 10 दैट इज 4 आंसर आ गया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 4। एवरी डिटर्मिनेंट हैज सम वैल्यू। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन थी, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हमारे सिलेबस में सिंपली ये रहेगा कि आपको डिटर्मिनेंट दे दिया जाएगा और आपको उसे एक्सपेंड करना है। एक्सप्रेशन से डिटर्मिनेंट बहुत रेयर केसेस में आपको बनाना पड़ेगा, सीधा ही डिटर्मिनेंट से आपको एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। सो ये है हमारा 3x3 का डिटर्मिनेंट। अगर 4x4 का डिटर्मिनेंट आएगा तब भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। 4x4 का इसी को बना देते हैं। देखो 4x4 का कैसे बनेगा, ये ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। तो यहां पर एक एक एलिमेंट और ऐड कर दें,
0 1 2 3, तो ये बन गया हमारा 4 क्रॉस 4 या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। इसमें 4 रो हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और 4। ओपन कैसे करना है? वैसे ही पहले फर्स्ट एलिमेंट लें, फर्स्ट एलिमेंट के साथ अब क्या आएगा मल्टीप्लाई में, फर्स्ट रो छोड़ें, सो फर्स्ट रो छोड़ें और फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दें, तो अब आपके पास एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बचेगा। तो इसकी वैल्यू मुझे अलग से निकालनी है। तो यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 3 2 2 0 -1 1 2 3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है मुझे इसके साथ। फिर 0 के साथ तो कुछ नहीं होगा, -0, फिर 2 के साथ, 2 के साथ फिर से क्या मल्टीप्लाई होगा, ये रो छोड़नी है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो फिर से आपके पास एक डिटरमिनेंट आ जाएगा, छोटा डिटरमिनेंट। उसका ऑर्डर क्या होगा, छोटे डिटरमिनेंट का ये कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़नी है, तो आपको एक छोटा डिटरमिनेंट मिलेगा ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। वो क्या बनेगा, 2 1 2 एंड -1 2 -1 0 1 और 3। तो इस 2 के साथ क्या आएगा, ये रो छोड़नी थी, ये कॉलम छोड़ना था, तो बचेगी एक तो ये रो, ये हटा देता हूं मैं, 3 0 2 हटा देता हूं भाई, तो ये वाला डिटरमिनेंट बचेगा। देखो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट, तो ये मैंने वहां पर लिख दिया 2 1 2 -1 2 -1 और 0 1 3। तो ये हमारे पास 3 0 2 फिर से लिख लेते हैं, तो आ गया। फिर प्लस, फिर 1 के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 के साथ मल्टीप्लाई में फिर से ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है, तो ये वाला डिटरमिनेंट बच गया हमारा। तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में 2 1 3 -1 2 0 और 0 1 2, तो ये डिटरमिनेंट आ गया। अब फर्दर आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और अपनी फाइनल डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी एक्सपेंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपके सिलेबस में नहीं है, हम 3 ऑर्डर 3 तक ही डील करते हैं। अच्छा, हमने 2 देखा, 3 देखा, 4 भी देख लिया, तो क्या ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट नहीं होता, ऑर्डर 1, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट कैसा होगा, सिंपली उसमें एक ही एलिमेंट होगा बेचारा, A11, एक रो है एक कॉलम है, तो वैसे ही। सो A11 किसके बराबर हो गया, सीधा ही इसकी वैल्यू क्या है, A11। सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो ये तो थे डिटरमिनेंट, हमने देखा डिटरमिनेंट क्या है, इट इज एन अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट की हमें उन्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम उन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं। यूज क्या है, मेन यूज है इसका कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वो आपके 12th क्लास के सिलेबस में भी है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन डिटरमिनेंट सो दैट वी कैन हैव ए बेटर आइडिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है, ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट। तो हम ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करें, हमने देखा था कि हमारे पास कितने ऑप्शन है, अपने पास फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो के, थर्ड रो के, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो अपने पास टोटल 6 ऑप्शन है टू एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट। तो हम इस बार हम सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, लेट्स एक्सपेंड इट थ्रू सेकंड कॉलम। तो आंसर सबसे सेम आएगा, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड थ्रू कॉलम नंबर 2, C2 के अक्रॉस हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हम स्टार्ट करेंगे -3 से, -3 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ये कॉलम इग्नोर करना है, फर्स्ट रो इग्नोर करनी है। तो जो 3 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है वो हमें इग्नोर करने। तो अब क्या बचेगा, ये रो गई, ये कॉलम गई, तो -2 -1 6 और 2। तो -2 इंटू -1 -6 इंटू 2 6 इंटू 2। फिर इसके अलोंग नीचे आ गए हम नेक्स्ट एलिमेंट पर, यहाँ पर अब क्या आएगा, प्लस। तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हमने कहा था कि यहाँ से स्टार्ट होना है, ये प्लस है,
टॉप लेफ्ट इज प्लस, उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ये याद रखें हमेशा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज प्लस। ये कन्वेंशन मतलब ये एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करने के लिए अब हम सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए 1 के साथ क्या जाएगा, अब हमें कौन सी फर्स्ट सेकंड कॉलम हमें इग्नोर करना है और सेकंड रो हमें इग्नोर करनी है। तो क्या क्या बचेगा, सेकंड कॉलम और सेकंड रो के बाद क्या बचा 2 -1 6 0। तो कॉर्नर एलिमेंट बचे 2 इंटू -1 -6 इंटू 0 फिर माइनस, तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, -5 के साथ देखिए हम क्या आएगा। इस बार क्या करना है, सेकंड कॉलम और थर्ड रो गई, तो 2 इंटू 2 4 और ये 0 आ जाएगा। तो 4 2 इंटू 2 -0। आंसर देख लेते हैं हम क्या आएगा यहाँ से, -3 इंटू ये कितना है 2 -12 -10 प्लस ये कितना आएगा -2 दैट इज -2 और वो वहां से लास्ट में कितना आ जाएगा अपना -4 इंटू 5 इज -20। तो देखिए कितना बना भाई, ये बना 30 और ये कितना आ जाएगा -22। सो आंसर इज 8। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन आएगी फाइनली ये एक एक्सप्रेशन थी और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि कोई वेरिएबल तो इन्वॉल्व था नहीं इसमें। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है। आंसर इज 8। तो हमने देखा कि हम किसी भी कॉलम या किसी पर्टिकुलर रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, एक ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है भाई, देखें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसको भी हम एक्सपेंड करें। अच्छा एक चीज और, हमें उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे इस रो में, इस कॉलम में एक जीरो है और इस रो में एक भी जीरो नहीं है, तो यहां पर मुझे 3 फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, x इंटू समथिंग, 6 इंटू समथिंग, 1 इंटू समथिंग। लेकिन जब मैं इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो मुझे सिर्फ 2 ही फैक्टर काउंट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, x इंटू समथिंग एंड 2x इंटू समथिंग। 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा। तो हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो प्लस से स्टार्ट होगा, x इंटू फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो गई, -3 इंटू 2 माइनस, तो ये हमने इग्नोर कर दिया था, क्या बचे सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचे, 1 इंटू 4, फिर माइनस, नेक्स्ट इज 2x 2x के साथ इस बार फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो के बाद क्या बचेगा, ध्यान से देखना है, गलती यहीं पर होती है, मिस्टेक यहीं पर होती है। तो -6 इंटू 2, बिल्कुल ध्यान से करना है इसको, -6 इंटू 2 -1 इंटू 1 -1 इंटू 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 0 इंटू समथिंग इज 0 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, दिस इज 0, हमें x निकालना है, दिस इज 0, x निकालना है। तो यहां से देखिए कितना बचा भाई, -6 -4 इज -10x, यहां पर कितना आएगा, -12 -2 -14 इंटू 2 इज +28x, दिस इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया। तो यहां से आपको दिख ही रहा है x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इज 0। सो वैल्यू ऑफ x कम आउट्स टू बी 0। हमें एक ही सॉल्यूशन मिला, x इक्वल टू 0। अगर हम इस डिटर्मिनेंट में x को 0 रख दें तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। सो डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ही है वो, बस फॉर्मेट अलग है एक्सप्रेशन को लिखने का। इस बार हमने रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखा है और क्योंकि हर एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है तो डिटर्मिनेंट की भी एक वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। सो हमने देखा ऑर्डर 1 देखा, ऑर्डर 2 देखा, ऑर्डर 3 पर हम काम कर ही रहे हैं अभी, और ऑर्डर 4 का भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था। तो ऑर्डर 4 पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑर्डर 3 तक ही आपके सिलेबस में है। लास्ट देखते हैं,
k प्लस 3 1 माइनस 2 3 माइनस 2 1 एंड माइनस के माइनस 3 3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इस बार क्योंकि कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो आप हमेशा अपनी आदत डाल लीजिए, या तो मैक्सिमम जीरोज के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, अदरवाइज जो आपको अच्छा लगे, बस आप अपनी प्रैक्टिस उसी से करें हमेशा। जैसे मैं हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूं अगर जीरोज का कंसेप्ट नहीं है, तो ताकि आपका माइंड सेट हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, आपको दिखने लगेंगे जो छोटे डिटरमिनेंट है वो दिखने लगेंगे। अगर कभी आप फर्स्ट रो ले लेंगे, कभी सेकंड, कभी थर्ड, तो आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप अपना एक मेथड बना लें कि मैं हमेशा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग ही एक्सपेंड करूंगा। तो देखें फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते टाइम k प्लस 3 इंटू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, फिर माइनस 1 के साथ ये कॉलम गया, ये फर्स्ट रो गई 3 इंटू 3 माइनस k इंटू 1 इज प्लस k, एंड देन माइनस 2 के साथ क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 9, और माइनस के इंटू 2 इज 2k, तो माइनस 2k हो जाएगा, माइनस 2k, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आगे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखें कितना बन जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3, तो माइनस 3k प्लस एंड माइनस 9, माइनस 3 यहां से आया तो माइनस 3k माइनस 9 बन गया। ये क्या बना 9 प्लस k है, 9 प्लस k दैट इज माइनस 9 माइनस k, और यहां पर माइनस माइनस प्लस 18 और प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख रहे हैं भाई माइनस 4k, और ये कितना बना माइनस 18, और ये भी हमारा 18 था, प्लस 18 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो 4k तो कैंसिल हुआ और ये 18 भी कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से k की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी k, सो k बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि आप k की कोई भी वैल्यू रख लें, जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है सोल्व होके ये हमेशा क्या आ रही है, इट इज इक्वल टू 0 ही आ रही है ना। जो हमने अपनी एक्सप्रेशन सोल्व की, ये डिटर्मिनेंट सोल्व किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ k, इसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। सो k इज इक्वल टू, k इज ऑल रियल नंबर। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज 2, तो अब मुझे क्या करना पड़ता, यहां पर हमारा क्या आ जाता 2, यहां भी 2, यहां भी 2 आ जाता, और यहां भी क्या आ जाता 2, 0 इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में अब k का आंसर क्या आ जाता है, नो सच केस एग्जिस्ट, सो नो सोल्यूशन। ऐसी k की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चीज पर ध्यान दें भाई, अगर इस डिटर्मिनेंट को 2 के इक्वल रख दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज 2, तो हमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि LHS हमेशा क्या है, 0 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ k। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर ऑफ द एलिमेंट्स, माइनर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n होता है तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब माइनर होता क्या है, से ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है a11, a12, a21 एंड a22। एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इसमें 4 एलिमेंट आ गए अपने। अब माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट क्या होगा कि मैं ये रो और ये कॉलम छोड़ दूं, इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसका आप माइनर निकालना चाहते हो, जो छोटा डिटर्मिनेंट बचा, दैट इज कॉल्ड माइनर फॉर दिस एलिमेंट। तो माइनर वर्ड आया है हमारा माइनर डिटर्मिनेंट से, माइनर डिटर्मिनेंट। सो लेट द माइनर ऑफ a11 इज डिनोटेड बाय m11।
अगर हम माइनर A11 के माइनर को हम M11 से डिनोट करें तो माइनर का मतलब क्या है, द माइनर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इग्नोरिंग दिस रो एंड दिस कॉलम. विच रो? the row in which the element is present and the column in which that element is present for which you are finding the minor. तो हमारे लिए इसका माइनर क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा. दिस इज द माइनर A22. यही बचा ना सिर्फ वन. इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा हमारा, वन ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर वन है, तो ऑर्डर वन है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इज A22. अगर आप A12 का माइनर निकालते हो, A12 का माइनर, तो इस बार ये कॉलम इग्नोर करना है और ये रो इग्नोर करनी है, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, इसका माइनर आ जाएगा हमारा A21. इसी तरह अगर हम A21 का माइनर निकालें, माइनर ऑफ A21, सो माइनर फॉर एलिमेंट प्रेजेंट इन रो 2 एंड कॉलम 1, ये क्या होगा, ये कॉलम छोड़ना और ये रो छोड़नी है, तो हमें क्या मिलेगा, A12 मिल जाएगा. सिमिलरली माइनर फॉर दिस एलिमेंट A22 विल बी, ये कॉलम हमें इग्नोर करना है और ये रो, उसके बाद क्या बचा, सिर्फ A11 बचा. दिस इज द माइनर. सो जितने भी एलिमेंट होंगे डिटर्मिनेंट में, हर एलिमेंट का एक माइनर होगा, यूनिक माइनर होगा, और वो माइनर होगा क्या, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इग्नोरिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट इज प्रेजेंट फॉर विच यू आर फाइंडिंग द माइनर. तो ये तो था हमारा 2x2 के लिए, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के लिए. 3x3 के लिए देखते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 3, तब माइनर क्या होगा, व्हाट विल बी द माइनर. ऑर्डर 3 के लिए देख लेते हैं, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, these are the different elements of the determinant. ये डिटर्मिनेंट है, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. अब हमें निकालना है माइनर, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं. माइनर फॉर A11, उसको हमने डिनोट किया कैपिटल M11 से. सो माइनर फॉर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रो 1 एंड कॉलम 1. तो क्या आएगा, देखें भाई, ये कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़नी है, उसके बाद जो छोटा डिटर्मिनेंट बचा उसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी ना, सिंपली छोटा डिटर्मिनेंट बचा उसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, A22 इंटू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, A22, A23, A32 एंड A33. दिस इज द माइनर डिटर्मिनेंट. सो M11 क्या है, माइनर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इग्नोरिंग दिस रो एंड दिस कॉलम. इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली माइनर ऑफ 1, 2, इस एलिमेंट का अगर हम माइनर निकालें, उसको मैं डिनोट करता हूं M12 से, तो क्या आ जाएगा, देखो ये कॉलम छोड़ना है हमें और ये वाली रो इग्नोर करनी है, तो क्या बचेगा, A21, A33, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, A31 इंटू A23. सिमिलरली फॉर दिस एलिमेंट M13, M13 क्या आ जाएगा अपने पास, M13 विल बी, थर्ड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो, तो ये इधर वाला बचेगा सिर्फ A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22. सो दिस इज द माइनर फॉर दिस एलिमेंट, A21 इंटू A32, A31 इंटू A22. तो ये हम इस तरह आप इसके लिए भी माइनर निकाल सकते हो, हर एलिमेंट के लिए आप माइनर निकाल सकते हो. अच्छा, माइनर का देखो एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज है, अगर मैं हर एलिमेंट को उसके कोरोस्पोंडिंग माइनर से मल्टीप्लाई कर दूं विद सुटेबल साइन, तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा. अगर इसको मैं डिनोट करता हूं D से डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो क्या होगी, A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13. दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. ये इस डिटर्मिनेंट की एलिमेंट को उसके कोरोस्पोंडिंग माइनर से कोई भी एक रो उठा लो या कोई भी एक कॉलम उठा लो, उसके हर एलिमेंट को उसके कोरोस्पोंडिंग माइनर से मल्टीप्लाई करना है
और तब ऐड या सब्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट कि वो किस रो या किस कॉलम में प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो देखें भाई क्या आ जाएगा, -a21 इंटू m21। तो फर्स्ट एलिमेंट को उसके माइनस से मल्टीप्लाई करना है लेकिन माइनस साइन के साथ, फिर प्लस a22 इंटू m22 एंड देन माइनस a23 इंटू m23। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अगेन डिटर्मिनेंट। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये आ गया हमारे पास माइनर। तो कोई भी एलिमेंट है अगर हमारे पास, इफ ए आई जे इज एनी एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो उसके माइनर को हम किससे डिनोट करेंगे, एम आई जे से। द माइनर विल बी डिनोटेड बाय एम आई जे। एंड है क्या वो, द माइनर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द रो एंड कॉलम इन विच ए आई जे इज प्रेजेंट, दैट इज द माइनर। तो माइनर के बाद अपना अगला कंसेप्ट है कोफैक्टर्स का। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। कोफैक्टर्स, तो ये भी हमारा बिल्कुल माइनर पर बेस्ड है कंसेप्ट, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर क्या होंगे अब, तो बहुत ही आसान है भाई। कोफैक्टर्स के लिए देखें, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर ऑफ ए आई जे विल बी डिनोटेड बाय सी आई जे। सी आई जे से डिनोट करेंगे हम इसको, सी आई जे से डिनोट करेंगे। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल C11, C12, C13। और ये होगा क्या, सी आई जे, इट विल बी -1 पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। तो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि पता नहीं क्या डिफाइन कर दिया। तो कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट वो क्या होगा, उस एलिमेंट का माइनर मल्टीप्लाई बाय, या तो उसे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी पोजीशन पर। तो i प्लस जे अगर ऑड हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, -1, और i प्लस जे अगर इवन हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो कोफैक्टर कैसे मिलते हैं हमें, माइनर को या तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से, दैट विल गिव अस द कोफैक्टर। तो ये कुछ किया नहीं है खास, बस ये जो यहाँ वाला प्लस माइनस था, ये वाला माइनस प्लस, इसको डील किया। जैसे a11 के लिए C11 हमारा क्या होगा, -1 पावर 1 प्लस 1 m11, तो वो हमारे माइनर के बराबर ही आ गया। C12 क्या होगा, -1 पावर 1 प्लस 2 इंटू m12, और ये आ जाएगा -m12 के बराबर। और C13 इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, -1 पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 तो 3 आ गया था ना, -1 पावर 3 इज -1 पावर 4, और ये m13, ये क्या बन जाएगा हमारा m13। तो कोफैक्टर देखो या तो माइनर के बराबर होगा या नेगेटिव ऑफ माइनर होगा सिंपली। तो इसके बेसिस पर हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। डिटर्मिनेंट को अगर हमने डी से डिनोट किया था तो देखो डिटर्मिनेंट क्या होगा, a11 इंटू C11 प्लस a12 इंटू C12 प्लस a13 इंटू C13, दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो कोई भी रो ले लें आप, कोई भी एक रो लें, उस रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जो एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी द डिटर्मिनेंट। और यही थी ना हमारी एक्सप्रेशन। देखो यहां पर ये जो माइनस साइन था ये मैंने कोफैक्टर की डेफिनेशन में कंज्यूम कर दिया। अब यहां से ये प्लस उठाया और इसको यहां रख दिया। और m12 क्या है, m1 कोफैक्टर ऑफ 12 क्या है, माइनस ऑफ m12। यहां पर देखें तो इसकी जगह क्या आ गया, कोफैक्टर m11 की जगह C11, माइनस ऑफ m12 C12, और m13 की जगह C13 आ गया एज इट इज। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एडवांस में ऑलरेडी, कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को, कोई भी रो उठा ले आप, उसके एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर दो ऐसे करके सभी एलिमेंट्स के लिए, देन इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा।
एक चीज और नोट करें, अगर मैं इस रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर ऐड कर दूं, देन द वैल्यू विल बी 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखें भाई क्या है, A11 को आप MC21 प्लस A12 को C22 प्लस A13 को C23, तो इस एलिमेंट को इस रो के कोफैक्टर के साथ, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के साथ, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब आप इसे एक्सपेंड करके देखोगे, C21 की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, आप सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। चलो देख लेते हैं A11 C21 कैसे आएगा भाई। देखें C21 इसके लिए तो पहले तो बाहर माइनस ही लगेगा, उसके माइनस माइनर के साथ 2 + 1 क्या है 3, तो ये आ गया -1 और अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा माइनर। माइनर कैसे निकालें इसका, ये कॉलम गया और ये रो गई, सॉरी ये रो गई और ये कॉलम गया, तो A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट ये एलिमेंट लिखा है A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, कोफैक्टर C21। C21 निकाल लेते हैं हम यहाँ से, C21 देखो C21 होगा माइनस ऑफ M21 और C22 किसके बराबर होगा, ये होगा M22 के बराबर, और C23 ये होगा हमारा माइनस ऑफ M23 के बराबर। अब M21 निकाल लेते हैं, माइनर 21 का माइनर कैसे आएगा, ये कॉलम उड़ा, ये रो गई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये लिखा है A12 A33 माइनस A32 इंटू A13। फिर M22 निकाल लेते हैं, इसके लिए हम माइनर निकालें, तो ये कॉलम ये रो क्या आएगा A11 माइनस बाहर है भाई A11 इंटू, सॉरी नीचे लिखना है हमें, ये निकाल रहे हैं हम M22 निकाल रहे हैं, तो M22 के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, M22 A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। तो ये कॉलम छोड़ना था, ये रो छोड़नी थी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर नेक्स्ट M23 क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो छोड़ दो, तो बचा A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12, ये आ गया। तो ये वैल्यू हम यहां रख लेते हैं अपनी, तो प्लस A12 के साथ कोफैक्टर क्या आया, A12 के साथ हमें कोफैक्टर A22 मल्टीप्लाई करना था, वो आ गया A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, और फिर नेक्स्ट है हमारा प्लस A3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये कोफैक्टर माइनस ऑफ A11 A32 माइनस A31 A12, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। देखें माइनस A11 A12 A33, ध्यान से करना है भाई, माइनस इसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, A11 A32 A13, फिर नेक्स्ट के साथ प्लस A12 A11 A33, फिर माइनस A12 A31 A13, फिर इसके लिए माइनस A3, ये था हमारा A13 इंटू A11 A32, फिर प्लस A13 A31 A12। अब देखें कौन सा कैंसिल होगा, माइनस के साथ प्लस वाला कहीं मिलेगा हमें, A11 और कहाँ पर है A11 A12 A33, तो ये वाला देखो ये दोनों कैंसिल, 11 12 एंड 33 वहाँ भी यही है,
फिर अगला 1132, 1132 एंड 13 ये दोनों आपस में कैंसिल, और फिर ये देखें 1331 और 12 ये दोनों भी कैंसिल, तो आंसर इज 0। तो कंक्लूजन, किसी भी रो को अगर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, रिजल्ट विल बी 0। सेम इज फॉर कॉलम्स, है ना। किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को अगर किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दें, देन अगेन रिजल्ट विल बी 0। तो ये सेम प्रॉपर्टी कॉलम्स के लिए भी है। तो ये थे हमारे दो माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो एक बार कोफैक्टर को अगर उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट के बराबर, लेकिन अगर कोफैक्टर को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन द आंसर विल बी 0। तो अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट इतने पॉपुलर हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर डिटर्मिनेंट की कोई एक रो 0 हो जाती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो इज 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी ना। 0 इंटू समथिंग प्लस माइनस 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग। सो इफ every element of a row, या फिर कॉलम भी, ब्रैकेट में कॉलम भी कर लें, if every element of a row in the determinant is 0, then the value of determinant will be 0। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी रो 0 हो जाती है, कोई भी कॉलम 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट है ऐसे 1 2 3 4 5 6, अब इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो 0 हो गई। जब मैं इसे इवेल्युएट करूंगा, मैं पहली रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना शुरू कर दूंगा, और 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, आंसर क्या होगा 0। सो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम इज 0, सेम इज फॉर कॉलम, हम कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ये हो 0 0, इसे कर देते हैं कुछ 1 2, तो अगेन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, क्योंकि पूरा कॉलम हमारा 0 है। 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, डिटर्मिनेंट 0। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है हमें। इफ एवरी रो, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0, देन द डिटर्मिनेंट इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेम, अगर कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, देन अगेन द डिटर्मिनेंट वेनिशेस, दैट मीन्स इट्स वैल्यू बिकम्स 0। इफ एनी टू रोज, ब्रैकेट में कॉलम्स भी, अगर कोई दो कॉलम, ऐसा ना हो कि एक रो और एक कॉलम बराबर हो गए, तब प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो रो आइडेंटिकल है या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है। सो इफ एनी टू रोज, ब्रैकेट में कॉलम्स की दो, ये सेम प्रॉपर्टी जो रो पर है वो कॉलम पर भी है। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल होती हैं, देन डिटर्मिनेंट इज 0, हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई। दूसरी प्रॉपर्टी, तो दोनों प्रॉपर्टी जहां पर हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, सभी एलिमेंट अगर 0 हो गए किसी रो के तो 0, या किसी कॉलम के, और अगर कोई दो रो बराबर हो गई, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसकी पहली दो रो बराबर है, देयरफॉर दिस डिटर्मिनेंट इज 0। फर्स्ट में देखें हम 1 इंटू क्या बनेगा 12 माइनस 15, माइनस 2 इंटू 2 के साथ क्या जाएगा 6 माइनस 12, प्लस 3 इंटू 3 के साथ क्या जाएगा भाई 5 माइनस 8, ये वैल्यू आ गई इसकी। तो 12 माइनस 15 इज माइनस 3, माइनस 6 माइनस 2 इज प्लस 12, और ये कितना बचेगा
-9, तो आंसर इज 0। तो ये हमारा 0 बन जाएगा। दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रोज। कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें कि जो पहले रो थी अब वो कॉलम बन जाएगी, रो 1 को पहला कॉलम बना दो, रो 2 को दूसरा कॉलम, रो 3 को तीसरा कॉलम, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कॉलम भी चेंज हो गए। तो इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, सभी के सभी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू चेंज नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज on interchanging rows and columns। तो सभी के सभी, ऐसा नहीं है एक रो या एक कॉलम को चेंज कर दिया, जितने रो हैं जितने कॉलम है सभी को चेंज करना है। सो फॉर एग्जांपल 1 3 -1 2 4 -2 4 3 एंड 0 -2 से -5, ये कोई डिटर्मिनेंट है। सो जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी सेम एज अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। तो जो पहली रो थी इसे उठाओ, इसे कॉलम बना दो 1 3 -1, दूसरी रो को उठाओ, इसे दूसरा कॉलम बना दो 2 4 3 एंड देन थर्ड रो, इसे थर्ड कॉलम बना दें 0 -2 -5। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसका रीजन क्या है कि हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनी सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनी थर्ड कॉलम, और कोई चेंज नहीं करना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम नहीं बना देना, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम को आप एक्सचेंज करोगे तो वो बन ही नहीं पाएगा आपका डिटर्मिनेंट। तो अगर सभी रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। रीजन क्या है इसका कि डिटर्मिनेंट को हम 6 डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम रहती है। चाहे आप रो के अलोंग करो और यहाँ पर आप कॉलम के अलोंग कर लो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ मैं रो के अलोंग करता हूँ और यहाँ मैं कॉलम के अलोंग करूंगा तो सेम एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगी अगर आप देखोगे। तो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप कोई दो रो एक्सचेंज करते हो, रो 1 और रो 2 को आप एक्सचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर आप दो कॉलम को एक्सचेंज करते हो तो अगेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -1 इफ 2 रोज, और ब्रैकेट में लिख लें हम if 2 rows or 2 columns are interchanged। तो अगर आप कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज करते हो, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया या R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर पहले वैल्यू x आ रही थी तो अब वैल्यू क्या आएगी -x। फॉर एग्जाम्पल से हमारा डिटर्मिनेंट ये है 1 2 3 4, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। इसकी वैल्यू आएगी 4 - 6 दैट इज -2। अब मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर देता हूं 3 4 1 2। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, R1 और R2 इंटरचेंज हो गए। इसकी वैल्यू देखो क्या आई, दिस इज 6 - 4 दैट इज 2। तो वैल्यूज क्या हो गई, -1 से मल्टीप्लाई होगी। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम इज फॉर कॉलम, अगर आप किन्हीं दो कॉलम को एक्सचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, अगेन इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय -1। तो इसका एग्जांपल 3 × 3 में देखें हम।
कोई 3x3 का डिटरमिनेंट लें, 1 0 1 2 -1 0 3 1 2। सो इसकी जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करता हूं, इट विल बी माइनस ऑफ 2 को, तो 2 -1 1 1 0 1 और 3 1 2 इसके बराबर हो जाएगी। तो 1 0 इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर लिया, 2 -1 0 यहाँ पर 0 आएगा, 1 0 1 यहाँ गया, ये अनचेंज है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो गई। फिर से आप R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो, तो फिर से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, 2 -1 0, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 3 1 2 और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 0 1। तो अब ये डिटरमिनेंट फिर से किसके बराबर आ गया, इन दोनों के बराबर आ गया। तो यहां से एक रो इंटरचेंज की थी तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, फिर से एक इंटरचेंज किया हमने R2 और R3 में, ये डिटरमिनेंट मिला हमें, तो उसकी वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस से डिफर करेगी, -1 से। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस खत्म हो गया, इन दोनों की वैल्यू क्या हुई, सेम हो गई। तो एक बार रो इंटरचेंज करने पर -1 से मल्टीप्लाई, फिर से दोबारा रो इंटरचेंज करने पर अगेन -1 से मल्टीप्लाई, तो वो पहले डिटरमिनेंट के बराबर आ जाएगा। सेम इज फॉर कॉलम, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया था, अब इसके अगर दो कॉलम इंटरचेंज कर दूं मैं, ये किसके, देखो अगर मैं यहां पर दो कॉलम C1 और C2 को इंटरचेंज कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, -1 0 1 2 1 3 एंड 0 1 2। तो इसकी वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के साथ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, अगर आप डिटरमिनेंट की किसी एक रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, से A1 A12 A121 A22, ये कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू है D। अब अगर मैं किसी भी एक रो को, पूरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, K से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पहली रो के एलिमेंट्स को, सेकंड रो एज इट इज है, तो जो वैल्यू होगी दैट विल डिटरमिनेंट की, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज K टाइम्स D हो जाएगी। और ये देखना बिल्कुल ही आसान है, अगर आप इसे ओपन करें तो क्या होगा, देखो K इंटू A11 इंटू A22 माइनस K इंटू A12 इंटू A21, तो ये क्या हुआ, K इंटू A11 A22 माइनस A12 इंटू A21 के बराबर आ गया। और जो इसकी वैल्यू क्या है, A11 इंटू A22 A21 A12, सो दिस वैल्यू इज D। क्लियर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी एक रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, पूरी रो को करना है, ऐसा नहीं है एक दो एलिमेंट्स को कर दो, पूरी रो को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैं पूरी रो से कॉमन निकाल सकता हूं बाहर, है ना। जैसे कॉमन निकालने का ऑप्शन कैसे होगा, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को इसकी फॉर्म में लिखूं, D को हम कैसे लिख लें, ऐसे लिख लें, तो A11 A12 A21 एंड A22। तो अब आप इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट को कंपेयर करें, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि मैंने फर्स्ट रो से K बाहर निकाल लिया, K कॉमन ले लिया। ऐसी फीलिंग आ रही है हमें कि हमने फर्स्ट रो से K कॉमन ले लिया। तो डिटरमिनेंट में आप एक रो से हमेशा, पूरी की पूरी रो से आप कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हो, पूरे कॉलम से भी आप कॉमन बाहर निकाल सकते हो। यहीं पर अगर मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज फॉर कॉलम्स, अगर आप किसी पूरे एक कॉलम को K से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास से 2 4 6 1 2 3 एंड 1 0 1, ये कोई डिटरमिनेंट है। तो फर्स्ट रो से मैं 2 कॉमन निकाल लूं अगर, तो फर्स्ट रो से
2 कॉमन आ सकता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 2 इंटू 1 2 3 1 2 3 1 0 1। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इस 2 को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, इसकी पूरी एक रो 2 से मल्टीप्लाई हो सकती है। मेरे पास 6 ऑप्शन है, मैं इस 2 को इस पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करूं, इसके या फिर किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मैं इस 2 को पहली रो से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एग्जैक्टली ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो इसको हम उल्टी डायरेक्शन में अगर देखें तो कैसा दिख रहा है कि हमने फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लिया। तो आप हमेशा यही देखोगे, और इससे देखो डिटर्मिनेंट हमारा सॉल्व हो गया, R1 और R2 बराबर हुई, तो ये क्या हुआ, 2 इंटू 0 इज 0। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। दिस इज द पावर ऑफ डिटर्मिनेंट, कि हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, तो बिना एक्सपेंड किए मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दी कि 0 आएगी। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल कर देखोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। देखें, 2 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 2। तो देखें क्या बनी भाई, 4, और यहाँ से क्या आ जाएगी प्लस 8, और यहाँ से आ जाएगी माइनस 12, दैट इज 0। तो विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट हमने बता दिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इट्स वैल्यू इज 0। तो ये है हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की पावर, और यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया टूल बनाया गया, एक नई टेक्निक बनाई गई, दैट इज डिटर्मिनेंट, कि जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होंगी उसमें हम अपनी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और उनको सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर फाइनली सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हमारी 5th प्रॉपर्टी क्लियर है कि अगर किसी भी रो को आप k से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर किसी भी कॉलम को आप k से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगेन इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय k। और उसको हम कैसे देख रहे हैं कि किसी भी रो से हम कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, या किसी भी कॉलम से हम कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। ये हमारा गलत होगा कि अगर मैं डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसा करें कि मैं फर्स्ट कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तब भी वैल्यू सेम आएगी, या फिर मैं सेकंड रो को k से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मेरे पास 4 ऑप्शन हैं 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के लिए। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई एक रो इस तरीके से है कि हर एलिमेंट 2 का बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल से a प्लस बी, c प्लस डी, e प्लस एफ, और ये हम ले लें a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। तो जो हमारी फर्स्ट रो है उसका हर एलिमेंट 2 टर्म का सम है, 2 एलिमेंट्स का सम है। तो जब भी डिटर्मिनेंट आपका इस टाइप का होगा हम क्या करेंगे, इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, पहले आप पहला टर्म ले लें, हर एलिमेंट की फर्स्ट टर्म उठाएं और डिटर्मिनेंट लिखें a c e, बाकी का पूरा डिटर्मिनेंट एज इट इज a21, a22, a23, a31, a32, a33, प्लस जो दूसरी टर्म से आप एक एक डिटर्मिनेंट बना लें, तो b d f, और ये बाकी के एज इट इज a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो अगर किसी रो या फिर किसी कॉलम, कोई कॉलम भी अगर ऐसा होता है, अगर किसी रो को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, सिर्फ एक रो को, बाकी 2 रो अनचेंज होनी चाहिए। अगर किसी एक रो को आप, रो के हर एलिमेंट को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सके हो, दे आर द सम ऑफ 2 टर्म्स, देन यू कैन
डिवाइड दिस डिटर्मिनेंट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। पहले वाली टर्म से एक डिटर्मिनेंट बना लो या फिर दूसरे वाली टर्म से भी आप एक डिटर्मिनेंट बना लें, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको उल्टी डायरेक्शन में देखते हैं कि हम दो डिटर्मिनेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट ये है, एक डिटर्मिनेंट ये है, इन दोनों को हमने ऐड ही किया ना, इनको ऐड कैसे करेंगे। दो डिटर्मिनेंट कब ऐड होंगे, अगर उसका ऑर्डर है n, तो दो डिटर्मिनेंट हैं जिनका ऑर्डर n है, वो ऐड कब होंगे, अगर उनकी n-1 रोज सेम है, n-1 रोज सेम होनी चाहिए तभी। जैसे 3 का इसका ऑर्डर क्या था, दोनों डिटर्मिनेंट्स का 3 है, तो इनकी दो रो सेम है ना, सिर्फ तीसरी रो डिफरेंट है, तो हमारी दो रो सेम है। अब हम तीसरी रो को ऐड कर दें, सो दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को मैं ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में ही ऐड कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट में ऐड कर दूं। सिंप्लीफाई करके तो हो जाएगा कि आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली, फिर आप वैल्यूज को ऐड कर दो, लेकिन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप ऐड नहीं कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐड कब होगा, अगर ऑर्डर है 3 तो कोई दो रो सेम होनी चाहिए, जैसे ये दो रो सेम है, ये दो रो सेम है, या फिर कोई दो कॉलम सेम होने चाहिए, तब आप तीसरे कॉलम को ऐड कर दो। अगर फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम होता, इसका भी और इसका भी, C1 C2 दोनों के बराबर होते, तो उनका एडिशन क्या होता है, जो तीसरा कॉलम है C3 दोनों के, उन्हें ऐड करके लिख दो, दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ऑर्डर n है तो या तो n-1 रो सेम हो या फिर n-1 कॉलम सेम हो। ये तो है कंडीशन। आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा कि जो लास्ट रो बच गई, n-1 के अलावा जो लास्ट रो बच गई, उन दोनों को ऐड करके लिख दो, दैट विल बी द एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में कैसे ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 7, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट की एक रो में अगर आप किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर देते हो, डिटर्मिनेंट की किसी रो में आप दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर देते हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल A11, A12, A21, A22, ये कोई डिटर्मिनेंट है, तो हम कैसे इसे दिखाते हैं, मैं R1 पे ऑपरेशन लगाता हूं। R1 पे ऑपरेशन क्या लगाएं, ऐसे R1 में हम ऐड कर दें 2 टाइम्स R2, तो हम क्या एडिशन कैसे होगी, एलिमेंट कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होंगे कि इस रो में मैं सेकंड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। A11 प्लस 2 टाइम्स A21 हो जाएगा, A12 प्लस 2 टाइम्स A22 हो जाएगा, और ये रो तो अनचेंज है ही, A22। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम है। मैंने क्या किया, रो 1 में रो 2 का मल्टीपल ऐड कर दिया कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, एक नया डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम होगी। देखें भाई सेम कैसे होगी, तो आप देख सकते हो, अभी हमने इससे जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं, या तो उससे करो या फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, दिस इनटू दिस A11 प्लस ट्वाइस ऑफ A21 मल्टीप्लाई बाई A22 माइनस A21 इंटू A12 प्लस ट्वाइस ऑफ A22। ओपन कर देते हैं भाई, A11 A22 प्लस ट्वाइस ऑफ A21 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 माइनस A21 ट्वाइस ऑफ A21 इंटू A22। तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई, और फिर से जो मिला हमें वो देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट A11 A22 इन माइनस A21 इंटू A12। तो प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझे भाई, इसको कहते हैं, और ऐसे हम इसको दिखाते हैं।
अगर मुझे कॉलम 1 पर प्रॉपर्टी लगानी है, से 2 पर लगाते हैं, कॉलम 2 पर मुझे प्रॉपर्टी ऑपरेट करना है, कॉलम 2 पर ऑपरेट करना क्या है, C2 प्लस -3 ऑफ C1। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस की C2 पर मुझे ऑपरेशन लगाना है, जिस पर ऑपरेशन लगाना है उसको लेफ्ट में लिखना है, फिर एरो का निशान, क्या ऑपरेशन लगाया है, C2 प्लस माइनस ऑफ थ्राइस C1। ये नई वैल्यू आ गई C2 की, देखो C2 की नई वैल्यू क्या है, जो पहले उसकी वैल्यू थी उसमें C1 के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को, तो अगर मैं इस पर ये ऑपरेशन लगाऊं तो डिटरमिनेंट देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम तो ऐसे ही रहेगा A11 A21, और सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा, A12 माइनस थ्राइस ऑफ A11, A22 माइनस थ्राइस ऑफ A21, ये बन जाएगा हमारा सेकंड कॉलम। ये नया डिटरमिनेंट आ गया देखो। तो C2 पर हमने ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस थ्राइस ऑफ C1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इंटरमीडिएट स्टेप है ये, ऐसा नहीं है 3 से मल्टीप्लाई किया और बाहर भी कुछ हम डिवाइड वगैरह करेंगे। तो प्रॉपर्टी लिख लें भाई, प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी लिखें क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो द सेम मल्टीपल ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। सो आप इसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज ऑन एडिंग टू एनी रो द मल्टीपल ऑफ एनी अदर रोज। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी देखें भाई, अगर आपके डिटरमिनेंट में कोई वेरिएबल है, इफ योर एक्सप्रेशन इज ए फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, उसमें कोई वेरिएबल है x। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम अपनी 8th प्रॉपर्टी, इफ, लास्ट प्रॉपर्टी देखिए भाई, इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a इन द डिटरमिनेंट, the value of determinant becomes 0, then x minus a is a factor of the determinant। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपके डिटरमिनेंट में वेरिएबल्स हैं x y1 x स्क्वायर y स्क्वायर 1 एंड x क्यूब y क्यूब 1, ये कोई डिटरमिनेंट है, इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं हमें x और y। अब अगर हम y को रिप्लेस कर दें x से, अगर हम y को रिप्लेस कर दें x से, तो हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो जाएगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज ए फैक्टर of this determinant, x minus y is a factor of this determinant। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि if by putting x is equal to a, x की जगह यहाँ पर y रख दो, if by putting x is equal to y, दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल हो गए, डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0। So if by putting x is equal to y, the determinant vanishes, then x minus y is a factor of the determinant। तो ये हमारी 8 प्रॉपर्टीज हो गई। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो आपके पास जो मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।